अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। सर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुमताज़ खान न्यूज़ 18। बस यही है। जी हाँ, कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो मुफलिसी आड़े नहीं आती, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लखनऊ की होनहार बेटी मुमताज़ ने। मुमताज़ साउथ अफ्रीका में हुए जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौट आई हैं। गरीबी में जिंदगी बिताने के बाद भी मुमताज़ के पैर नहीं रुके और कठिन परिस्थितियों में भी लड़ते हुए अपना मुकाम मुमताज़ ने हासिल किया। आज मुमताज़ लखनऊ लौट आई हैं। मुमताज़ के कुछ अनछुए पहलू को जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ खान मौजूद हैं। मुमताज़, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच। अच्छा मुमताज़, ये बताएं कि आपको किस चीज़ के लिए सबसे पहले बधाई दूं? तमाम परेशानियों से लड़ते हुए आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए, या फिर जूनियर वर्ल्ड कप में जो आपका प्रदर्शन रहा जिसकी वजह से टीम भी सेमीफाइनल पहुंच गई, उसके लिए बधाई पहले दूं? पहले तो मुझे बधाई इसलिए दीजिए कि हम वर्ल्ड कप खेल के आए और हम अपने देश का नाम रोशन करने गए थे। इसके लिए मुझे बधाई चाहिए। वो फैमिली तो बाद में आती है, पहले देश आता है मेरा। वाकई यही जज्बा, इसी जज्बे की ज़रूरत होती है खिलाड़ियों में, जो देश के लिए खेलने जाते हैं, जो देश की जर्सी को पहनते हैं, तो उस जर्सी का मान बढ़ाने के लिए इसे हौसले की ज़रूरत होती है। मुमताज़, जानना चाहूँगी, अभी आपकी स्टोरी हमने देखी और बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है, ख़ासकर उन लड़कियों की दिलचस्पी अब और बढ़ जाएगी जो कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरी रहती हैं, लेकिन उन्हें अपने सपनों को पाना है। कैसा था ये सफ़र? आपने सब्जी भी बेची, घर में मदद भी की और अपने सपनों को भी पूरा किया। अभी तक का सफ़र कैसा? लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आना तो अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम फेस कैसे करेंगे, हम अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। और मैं बहुत छोटी थी, मेरे घर में तो कोई बड़ा भाई नहीं है, हम 6 बहन और एक भाई है। मेरा भाई 12 साल का है और मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं। वो सब्जी का ठेला लगाते हैं, वो सुबह जाते हैं मंडी, सब्जी लेके आते हैं, फिर मेरी मम्मी हेल्प करती हैं पापा की। मेरे पापा सुबह 4 बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो मंडी जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फिर उनको रात के 10:30 11 बज जाते हैं घर पे आते आते। मुझे देख के बहुत दुख होता था कि मेरे फैमिली में एक कोई भी ऐसा बड़ा भाई नहीं ना जो मेरे पापा की मदद कर सके। तो फिर मैं थोड़ी बड़ी थी, 4th-5th क्लास में थी, कैंटोनमेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो मैं स्कूल भी जाती थी, स्कूल से आती थी, मेरी मम्मी बैठी रहती थी। सबकी मम्मी घर में रहती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमारा ख्याल, बच्चों का भी ख्याल रखती थी, अपनी दुकान का भी ख्याल रखती थी, क्योंकि हमारा पेट पालती थी मेरी माँ। दुकान पे बैठती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था और मैं आ जाती थी स्कूल से। 1:30 बजे मेरा स्कूल छूट जाता था तो मैं दुकान पे आती थी, मैं बैठती थी। फिर मेरे पापा नमाज़ पढ़ के आते थे, पापा घर पे चले जाते थे सोने के लिए। फिर मैं 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक की मैं दुकान पे बैठती थी। और पापा जब मेरे असर की अज़ान होती थी, वो अज़ान नमाज़ पढ़ के आने के बाद फिर मैं घर जाती थी। तो आप फिर ये काफ़ी कह टाइम रही तक हैं, तो मैंने आप ये ये कह रही किया। थी जब आप 4-5 क्लास में थी और तब से आपने सपना देखा था कि परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालना है और उसके लिए जो भी मुमकिन होगा वो करना है, हॉकी खेलना है, ये कब दिमाग में आया, कब आपने खेलना शुरू किया? हॉकी तो मैं 6th क्लास में थी, तो माध्यमिक विद्यालय आर्य बाज़ार कैंट लखनऊ में एक स्कूल है, जिधर से मैं पढ़ी हूँ। मैंने 12th पास किया है, तो इधर हॉकी होती थी और काफ़ी अच्छी हॉकी होती थी। लड़के लड़कियाँ काफ़ी सारे लोग करते थे। अभिषेक सिंह हैं, एक हॉकी के कोच हैं, इधर स्कूल में ही रहते हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि तू हॉकी खेल, तेरी स्पीड अच्छी है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं हॉकी नहीं खेलूँगी, क्योंकि हॉकी में चोट वगैरह लगती है तो फिर ख़राब हो जाता है फेस वगैरह। मैंने नहीं खेला, 1-2 दिन तो मैंने नहीं खेला, लेकिन मेरे फ्रेंड वगैरह खेलने लगे तो फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने थोड़ी थोड़ी बारीकी इस स्कूल से मैंने सीखा। फिर सीखने के बाद मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम है हज़रतगंज में,
मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे नीलम सिद्दीकी करके एक लेडीज़ थी, कोच हैं वो अभी, हॉकी की कोच हैं प्रेजेंट टाइम में। उन्होंने मुझे देखा और प्रैक्टिस कराया कि क्या कमी है, क्या अच्छी चीज़ है। उनको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो केडी सिंह बाबू हॉस्टल है यहाँ पे, उन्होंने मुझे हॉस्टल में ले लिया। उस टाइम तो मुझे इतना पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। उन्होंने मेरा फॉर्म भराया कि 10 रुपये का फॉर्म था। उस टाइम 10 रुपये भी मेरे पास इतने नहीं रहते थे, क्योंकि घर से मांगना तो बहुत मुश्किल होता था। तो मैम ने खुद ही वो फॉर्म भरा मेरा। भरने के बाद ट्रायल होते थे, मैंने ट्रायल में रनिंग करा, रनिंग में मैं फर्स्ट आई। कुछ स्टिक वर्क होता था, मैंने वो किया। वो करने के बाद मेरा 2 महीने बाद मेरा हॉस्टल का लेटर आता है कि मुमताज़ खान आपको इस हॉस्टल में लिया जाता है और आप इस हॉस्टल में आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। लेकिन मेरे माँ बाप खिलाफ थे, क्योंकि मैं मुस्लिम, और समाज वाले भी बहुत बोलते थे लड़की है, लड़कों के साथ जाती है और हंसती है, बोलती है। मम्मी को बहुत ज़्यादा बोलते थे। मम्मी ने काफ़ी बार मुझे मारा, पीटा, सब कुछ किया। लेकिन मेरे एक पापा थे, उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया। तो आपने मार पिटाई भी खाई है माँ की, ताकि आप हॉकी ना खेलें। और अब आपकी माँ से अभी बात हो रही थी, हमारी सहयोगी ने बात की, आपकी माँ बहुत खुश हैं। वो कह रही है एक तरफ 100 बेटे और एक तरफ मेरी मुमताज़ अकेली है वो। तो इसके लिए श्रेय आप नीलम सिद्दीकी अपनी मैम को भी दे रही हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे परखा कि मैं क्या हूँ। अगर शायद उन्होंने मुझे ना परखा होता तो आज मैं कुछ ना होती। जैसे लोग आम होते, आम हैं, वैसे मैं भी होती। उन्होंने मुझे देखा, फिर मैंने अपनी माँ को सपोर्ट भी करा ना कि माँ मैं इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूँगी और मैं खेल के दिखाऊँगी। अगर मैं ना खेलूँ फिर तुम मुझे मेरे कदम वापस ले लो। मैंने शायद किया, फिर मेरी माँ ने भी मेरा सपोर्ट करा। पिताजी ने किस तरह से सपोर्ट किया? जब माँ रोकती थी, मारती थी कि नहीं खेलना है, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने, पड़ोसी मजाक बना रहे हैं, तब उस वक्त पिताजी ने किस तरह से सपोर्ट किया? पिताजी उस टाइम तो नहीं इतना बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत सीधे हैं, बिल्कुल नहीं बोलते थे। लेकिन वो चुपचाप कहते थे कोई बात नहीं, सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है, मैं लेके जाऊंगा ना, कोई बात नहीं। वो अपने रिक्शे से मुझे केडी सिंह भी लेके गए हैं काफ़ी बार, ट्रायल दिलाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि घर में तो अलाउ नहीं करती थी, मम्मी जाने नहीं देती थी। लेकिन मेरे पापा मुझे लेके गए हैं और आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। आप हॉस्टल में रही या फिर घर से ही अप डाउन करना रहा? नहीं, मैं हॉस्टल में थी। मैं 6-7 महीने में हॉस्टल में रही हूँ। और अभी किस तरह से प्रैक्टिस चल रही है आपकी? क्योंकि अब मैचेस तो लगातार होते ही रहते होंगे, तो प्रैक्टिस कहाँ होती है? अभी मैं 2016 से मैं जूनियर इंडिया कैंप में सिलेक्ट हुई थी और 2016 से आज 2022 है, मैं अभी तक जूनियर इंडिया कैंप में हूँ और मैं बेंगलोर साई में हूँ। वहीं पे हमारी डाइट है, प्रैक्टिस है, न्यूट्रिशन है, और अगर किसी को कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ भी ऐसी हेल्थ से लेकर कोई भी ऐसी ज़रूरत होती है तो वो हमें करते हैं वहाँ तो पे। आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है वहाँ संस्थान से? हाँ, वहाँ पे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बस एक चीज़ की कमी होती है कि मैं फैमिली से दूर हूँ, लेकिन बाकी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। आप अपने जैसे दूसरी बच्चियों को क्या कहेंगी, किस तरह से वो अपने सपनों को पूरा करें? क्योंकि लड़ाई एक तरफा नहीं होती, घर पे लड़ाई होती है अलग, समाज वालों से लड़ना होता है अलग, परिस्थितियों से लड़ना होता है वो अलग। बाधाएं तो हमारे बीच में आएंगी, अब वो हमें चूज़ करना है, हमें निकलना है या हमें वहीं पे रहना है। दुनिया का काम है बोलना। जो अच्छी चीज़ है वो सुनो, जो बुरी चीज़ है ठीक है उस टाइम उनका सुन लो, उनको ये फील मत कराओ कि हम मैं बोल रही हूँ तो अपना सुन नहीं रही है, सुन लो, लेकिन जो तो हमें वही है लक्ष्य ना, रखा है उस हमें तो लक्ष्य अपना को गोल जरूर सेट हासिल करना है। मुमताज़, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वाकई बहुत साहस और धैर्य दोनों की ही ज़रूरत है। जिस तरह से आपने अपने सपने को पाया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए न्यूज़ 18 पर। और मुमताज़ ने जिस तरह से अपने सपनों को पाया है, एक बार फिर उन्हें बधाई और साथ ही प्रेरणा मुमताज़ बाकियों के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। हाँ, बहुत ही आला, बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही हैरत अंगेज़ कि हर दूसरी तीसरी स्टोरी हम इंडिया से सुनते हैं कि बिल्कुल ही ग्रास रूट
बैक ऑफ द कैमरा। ग्रास रूट लेवल से लेवल मेरा बच्चा लेवल, ग्रास रूट लेवल से रूट मेरा बच्चा रूट, ग्रास रूट ग्रास नहीं ग्रास मेरा बच्चा ग्रास रूट लेवल से उठ के आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, ऐसा बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं, लेकिन मुझे एक बात है कि मैंने एक चीज़ सुनी है, आप भी मुझे बताएंगी कि जब लड़की होती है तो बाप की तरफ से उसे बड़ा हिम्मत और सपोर्ट मिलता है। ये तकरीबन होता है, तकरीबन होता है 99%। अच्छा, लड़का जो होता है उसे माँ की तरफ से मिलता है, ऐसा कुछ है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा कि है। बाप बड़ा मतलब अच्छा, ये चीज़ को मैं बड़ा रिलेट कर पा रही थी, जैसे कि माँ वाली और मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रिक के बाद जो है ना, तकरीबन इंटर के बाद आई थिंक, हाँ फर्स्ट एफएससी मैंने कंप्लीट, एफएससी एचएससी कर लिया था बल्कि, तो उसके बाद मुझे आगे मतलब पढ़ने के लिए मना किया जा रहा था कि क्या करना है पढ़कर। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने ज़्यादातर देखा है रुझान ये है कि लड़की ने इंटर कर लिया, लड़की ने मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद शादी करवा दो, फिर रिश्ते वगैरह तलाश करना शुरू कर देते हैं और फिर बस उम्र से 2-4 साल बड़ा लड़का देखकर बस शादी करवा देते हैं। लड़का भी कोई एम्ब्रॉयडरी चलाता हो, कोई पावर मशीन चलाता हो, इतना भी काफ़ी है। कोई मतलब अपना छोटा मोटा भी कारोबार करता हो, सुजुकी चलाता हो, रिक्शा चलाता हो, रक्षा चलाता हो, बस अपना करवा दो, बांध दो, ठीक है ना। पहले भी मैंने 1-2 कहानी आप लोगों को सुनाई है, मतलब आप लोगों से बिल्कुल खुलकर हर बात हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब आड़े आए, जो बिल्कुल ढलान की तरह खड़े हो गए थे, हाँ, जिन्होंने बिल्कुल एक ढलान बन गए थे मेरी, वो मेरे पापा थे। हत्ता कि मुझे कॉलेज छोड़ने जाना स्टॉप तक, वो भी मुझे जाते थे लेकर। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि ख़ानदान वाले सारे आकर पापा से भिड़ जाते थे। अच्छा, ज़्यादा मामा भी नहीं मना करती थी, मामा का भी सपोर्ट था, पापा का बहुत ज़्यादा था। ख़ानदान में जो हम बिलोंग करते हैं अंसारी फैमिली से, तो हमारे यहाँ कपड़ों वगैरह के काम होते हैं, तो वो जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो कटिंग वगैरह क्रॉपिंग वगैरह करती हैं। मैंने ये सब नहीं देखा, क्योंकि मेरे जो फादर थे और मेरी जो मदर थी वो शुरू से सेपरेट रहे, मतलब बड़े पापा से या चाचू से सेपरेट रहे। तो हमारे घर का एक अलग ही जो मतलब, इस बिजनेस में होते थे? नहीं थे, इसमें नहीं थे। पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो वो अपने ही काम करते थे, उनका वही रोज़गार था। कभी हमने धागा और ये सब क्रॉपिंग वगैरह कभी किया ही नहीं। तो हमारे घर का माहौल बहुत अलग था। तो हमारी स्पेशली हमारी फूफो जो थी ना, तो वो बहुत एतराज़ किया करती थी कि तुम लोगों ने क्या अंग्रेज़ बनाया हुआ है अपने बच्चों को, और स्कूल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी हो गई हैं, कभी शादी वगैरह के बारे में अभी तुमने सोचा नहीं, कहीं लगाई दो, कहीं निस्बत ही कर दो तेज़ की, और अभी भी कॉलेज पढ़ी, आगे BBA करेगी, फिर मास्टर्स करेगी, तो तुम लोगों को तो बिल्कुल तुम लोग ख़ानदान से हट कर चल रहे हो, तो हम बाइकआउट कर देंगे। इस बात की धमकी दी मेरे पापा को। तो पापा ने कहा आपको जो बन पड़ता है आप करो, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँगा, मैं उसके लिए काफ़ी हूँ, ठीक है, और अगर मुझे इसके लिए पूरा ख़ानदान भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूँगा। बहुत बड़ी बात। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें कि जब बच्ची ने देखा कि वालिद सब्ज़ी बेच रहे हैं सुबह से, अच्छा सब्ज़ी का काम में और दूध के काम में ना यही टाइम होता है, सुबह 4-5 मंडी जाना होता है, सही कह रहे हैं, सुबह से ताज़ा दूध लाना होता है या ताज़ी सब्ज़ी उठानी होती है मंडी से। टाइमिंग 4-5 बजे भी सुनी है, यही है ना, वो भी तो बता तो रही है बच्ची कि 4 बजे पापा उठते थे और सुबह सवेरे दूध लाना होता है या सब्ज़ी लानी होती है, फिर वही सब्ज़ी शहरों में हमें मिलती है। तो वो अच्छा रात को 10 बज जाते थे पापा को। तो ये चीज़ देखो बच्ची ने महसूस किया, सेंसिटिव भी थी, फील किया। हाँ। तो फिर वो स्कूल से टाइम से 1-2 घंटे भी जब उसे मिलते थे तो वो 2 शॉप पे चली जाती। 1:30 बजे से बता रही हैं कि मैं 4 बजे तक, यानी कि जब तक असर नहीं होती थी, असर की नमाज़ पढ़ के वो आते थे तो मैं घर जाती थी, फिर मैं खाना वगैरह खाती थी। मैं हैरान हूँ कि अपने पापा का भी हाथ बटा रही थी। अच्छा, मामा का भी ख्याल था, एक तरफ तो पापा का भी था, फिर ये भी था कि दूसरों की मम्मी जो होती हैं वो घर में रहती हैं, बच्चों की मतलब देखभाल करती हैं। मेरी मामा तो 2-2 काम करती हैं, 2 बर्डन है, एक तो हमें भी देखती हैं, हमारे लिए भी पकाती हैं, खिलाती हैं हमें, ऊपर से फिर वहाँ जाती हैं जहाँ पे पापा ठेला लगाते हैं, वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करवाती हैं, क्योंकि बड़ा कोई भाई नहीं था, नहीं तो एक सपोर्ट हो जाता पापा को। तो फिर इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर उनके, अच्छा मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो बचपन से अपने पेरेंट्स को इतनी कठिन हालात में देखते हैं, ऐसी स्थिति में देखते हैं, तो मुझे लगता है उनके अंदर एक लावा वैसी पैदा हो जाता है। मजबूती मुझे लगता है कि कुछ करने का एक लावा जो होता है ना, वो उनके अंदर उबलने लग जाता है, और उनको फिर ऐसी जिन प्रॉब्लम्स को हम जैसे लोग देखकर छुई मुई बन जाते हैं कि यार जी इतना बड़ा प्रॉब्लम, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो तो चुटकियों में उड़ाकर आगे निकल जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसमें फंस कर रहना चाहते हो या उससे निकलना चाहते हो। ये 2 चीज़ें। अच्छा, इंसान की तरक्की या इंसान किसी चीज़ में कामयाब होता है, उसके लिए सबसे मेन चीज़ इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ें असर करती हैं। अगर ये 2 चीज़ें
इस वक्त जो भी हमें सुन रहे हैं 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, अभी ज़िंदगी के ऐसे दौर में हैं जो वो अपना प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, तो इंसान की ज़िंदगी की 2 चीज़ें हैं ऐसी जो इंसान की ज़िंदगी को कामयाब करती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने अंदर डिस्कवर करें कि आप क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बेहतर लगता है, आपकी क्या नेचर है, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है आपको खुद डिस्कवर करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सराउंडिंग जो लोग हैं आप उन्हें फ़ौरन तब्दील करें। क्या वो लोग वो हैं जो वो सारे ही सब्ज़ी वाले हैं, या वो सारे वही लोग हैं जो सारे ही रिक्शा चलाते हैं। सही। अगर आपका आसपास की जितनी भी गैदरिंग है वो सभी आपसे नीचे के लोग हैं या आप जैसे लोग हैं, तो कभी भी आप जो रिक्शा चला रहे हैं वो रिक्शा ही चलाते रहेंगे। 100% उनकी मेंटालिटी वही होगी। आप उन लोगों में उठें बैठें या आपने ऐसे लोग तलाश करें जो आपको बेहतर राह दिखा सकें। अब जैसे ये इन्हें किसी कोच ने गाइड किया, इनके अंदर डिस्कवर किया कि यार इनके अंदर एक नेचर है, इनकी स्पीड बहुत तेज़ है, इसको ये करना चाहिए। पहले किसी और लड़की ने इसे कहा कि यार आप बहुत अच्छा भागती हो तो आपको तो हॉकी में आना चाहिए, लेकिन इसे खुद नहीं पता था। अच्छा, इसके आसपास अगर वो 2 टीचर थे, वो मेल टीचर थे, वही ना। हाँ, उन्होंने बोला, फिर उसके बाद वो दूसरी मैम थी, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। ठीक है ना। तो आसपास के जो रास्ते लोग होते बदले गए, हैं, बिल्कुल। आसपास के जो लोग हैं, अगर वो आपसे बेहतर वाले हैं, वो आपसे बेहतर सोच सकते हैं, वो आपको परख सकते हैं, तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब अच्छा, होते बोलते हैं ना, वो एक मिसाल है, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। हैं। बिल्कुल। वो जौहरी कहाँ है? हाँ। जो अब हीरा हर कोई तो नहीं समझ सकता। नहीं, अगर हीरा मिट्टी में पड़ा हुआ है, जौहरी के हाथ ही ना आए, तो जौहरी कैसे पहचानेगा? कैसे पहचानेगा? लेकिन उनकी जो मैम थी, उनको ये लगा कि तुम बहुत आगे जाओगे, तो इसका मतलब उन्होंने परख लिया। अच्छा, परख भी हर कोई सकता नहीं। एक चीज़ पता है, बहुत ज़्यादा जो फेस करने को मिलती है आपको, वो ये मैंने देखा है कि आप कभी कभी अपनी चीज़ों को समझा नहीं पाते हो लोगों को। जैसे आप बहुत ज़्यादा बड़ा सोचते हो और आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो बहुत छोटे हैं, मतलब मैं उस तरीके से नहीं कह रही, सोच के हिसाब से बहुत छोटे, कि वो अब जैसे मुझे जैड चाहिए। अब एक बंदे को जैड का पता ही नहीं है, ना अलिफ पता ना बे पता उसे, वो कभी मांगेगा तो वो मुझे नहीं मानेगा कि मैं जैड। आपको बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ा, कितना बड़ा घर? हाँ, नहीं, जितना बड़ा घर उसमें, वो मुझसे पूछेगा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। अच्छा, वो मैंने देखा है कि जितने लोगों को आप बताओगे ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो लोग उतना आपको डिमोटिवेट करेंगे। अरे इसके तो डिसएडवांटेज ये है, अरे ये करने से बेहतर है ये कर लो, आपको डाइवर्ट करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। इससे बेहतर है, मैंने एक चीज़ जो सीखी है, आप अपना लक्ष्य अपने दिल में रखो, आप ठान लो मुझे ये करनी है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, और आप अंत तक मेहनत करो। अच्छा, कोशिश करो और डट जाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि जी मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझसे तो नहीं बन पड़ रहा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो बना ही नहीं हूँ उसके लिए, या मैं तो बनी नहीं हूँ उसके लिए। उसके बाद भी आपका आप जो बैक होते हो ना, तो वो आप बर्बाद हो जाते हो। 2 चीज़ें जो मुझे लगता है, एक तो मेहनत, आपको एफर्ट्स डालनी है, आपको कोशिश करनी है, आपको डटना है, ठीक है, और कभी भी गिव अप नहीं करना है। कभी भी आप जहाँ तक पहुँच गए उससे पीछे नहीं हटना है। और अपने मकसद के बारे में, अगर आपका ऐसा मकसद है कि जो आप इंडिविजुअल मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप ना बताएं। ना बताने पे मैं 2 बातें करूँगा कि सबसे पहले तो अगर आप किसी को कोई बात बता देते हो अपना मकसद, 2 चीज़ें आती हैं, 2 रिएक्शन आते हैं। पहला रिएक्शन होता है कि आपको डीमोटिवेट किया जाता है, वहाँ से आप अपने लक्ष्य को तोड़ देते हो, ख़त्म कर देते हो। अच्छा, दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अप्रिशिएशन आपको अप्रिशिएट मिल जाती है ना, तो भी आपके लिए बेकार है। पूछे क्यों? क्योंकि इंसान कुछ कर रहा होता है अप्रिशिएशन के लिए, लोग मुझे दाद देंगे, लोग मतलब मेरी तारीफ़ करेंगे। अगर आपने अपना मकसद बता दिया और लोगों ने उसी वक्त तारीफ़ कर दी, तो आपके अंदर जो जज्बा था वो तो वहीं ठंडा हो गया। अच्छा, एक और बात और है, जब आप जैसे मकसद बता दो कि जी फॉर सपोज मुझे क्लास में टॉप करना है, अब मैंने सबको बता दिया जी फलां सुनो मुझे टॉप करना है, फलां सुनो मुझे टॉप करना है, ठीक है, उन्होंने बधाइयाँ भी दे दी। अब मैंने फॉर सपोज मैं टॉप नहीं कर पाई, इस प्रेशर से ही मैं टॉप नहीं कर पाऊंगी कि जी मैंने उसको बता दिया, उसको बता दिया, उसको बता दिया, अब मैंने टॉप नहीं करा, तो अब तो मुसीबत है मेरे लिए, अब तो मेरी खिल्ली हो जाएगी, अब तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, अब तो मैं कहीं की प्रेशर बन जाता है। इसीलिए अगर आपने किसी को गोल बता दिया कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे फॉर सपोज एक्ट्रेस बनना है, अब फॉर सपोज अगर कोई मुश्किलात परेशानी है तो लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, अरे तुम तो एक्ट्रेस बनने वाली थी, अरे क्या हुआ, अरे अभी तक कोई मूवी नहीं आई, अरे अभी तक तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, तो वो चीज़ आपको और डिमोटिवेट करती है कि वाकई मैं इस लायक नहीं हूँ, शायद मैं कर नहीं सकती। इंसान अपने आप में रखे लेकिन मेहनत करे, जद्दोजहद करे,
और जो लोग आपकी सोच को नहीं समझ सकते तो उनसे आप डिस्कस ही ना करें। अच्छा, कैरी मिनाटी के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने इवन अपने घर में अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया था। अभी ये मेरे ध्यान में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा बहुत लंबी बातें होंगी, ये ना करूँ ये वाली बात। और एक और चीज़, मैं एक चीज़ 40,000 सब्सक्राइबर तक उन्होंने घर वालों नहीं बताया था, अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया था। एक चीज़ और मैं कहूँगी, सराहूँगी कि कपड़े जैसे भी पहने उन्होंने, लड़कों के साथ बड़ी हिम्मत, हंसी मजाक करा, सब करा। मैं कहूँगी सबसे बड़ी बात, मुस्लिम घराने से होने के बावजूद गैरत के नाम पे कुछ नहीं करा। नहीं तो यहाँ पे हमने इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस तक को देखा है कि गैरत के नाम पे उनके भाई ने मार दिया, उनके बाप ने मार दिया, कि लोग कम्युनिटी वाले उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे कि आपकी लड़की तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर उन्होंने कत्ल कर दिया। और लेकिन मैं ये कहूँगी यहाँ पे इस चीज़ की बड़ी आज़ादी है। और एक और खूबसूरत बात कि एक मुस्लिम लड़की ने अगर किसी चीज़ में अचीवमेंट हासिल की है, सबसे पहले तो यहाँ तक पहुँचने में भी, जूनियर अंडर 19 में भी पहुँचने में उसे किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। अगर उसके अंदर टैलेंट था तो वो टीम में गई। सिर्फ मजहब की बिना पर कहना चाहते हैं, मजहब भी, वैसे तो मुश्किलात हायल हुई हैं। अच्छा, मजहब नहीं, मुश्किलात वो वाली कि टैलेंट होते हुए भी आपको रोका जाता है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं मजहब की बिना पर कि भाई ये मुस्लिम है। नहीं, मजहब की बिना पर भी होता है कि एक मुस्लिम। दूसरा, बगैर मजहब भी हमारे यहाँ रुकावटें बहुत हैं। अगर हम तरक्की कर रहे हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, तो बहुत सारी रुकावटें, ठीक है ना। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि एक गरीब की बच्ची इस मकाम तक पहुंची हो, तो इसका मतलब है यहाँ सिफारिश नहीं है, यहाँ रिश्वतें नहीं है, यहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत खुशी हुई। और इसको प्रमोट भी किया चैनल वीडियो कि जिसमें चैनल ने भी इस मुस्लिम लड़की को प्रमोट किया। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।